हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी मैथ्स बाय अर्पित। दोस्तों आज अपन करेंगे प्रैक्टिस सेट 3। आई होप कि आपने इससे पहले के दोनों प्रैक्टिस सेट जरूर किए होंगे। 10-10 क्वेश्चन अपन रखते हैं। 10 क्वेश्चंस को आप 10 मिनट या 15 मिनट के अंदर करने की कोशिश करें। ये टाइम ज़्यादा है मैं जानता हूँ, लेकिन स्टार्टिंग में आप इतने टाइम में भी अगर 10 क्वेश्चन कर ले रहे हैं तो ये एक अच्छी शुरुआत है। चलिए आज अपन आगे बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट 3 पे। पहला क्वेश्चन है, ए ग्रोसर क्लेम्स दैट ही इज सेलिंग शुगर एट 48 पर केजी विच कॉस्ट हिम 50 पर केजी बट ही इज गिविंग 900 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1000 ग्राम, व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज प्रॉफिट। तो देखो, एक व्यापारी है, वो ये बोलता है कि मैं 50 रुपए किलो पे खरीदी हुई शक्कर को 48 रुपए किलो पे बेच देता हूं। मतलब वो कहना चाह रहा है कि भैया मैं नुकसान झेल रहा हूं, लेकिन साथ ही साथ वो एक धोखेबाजी क्या कर रहा है, वो 1000 ग्राम बोल के सिर्फ और सिर्फ 900 ग्राम दे रहा है। तो कहीं ना कहीं उसका प्रॉफिट हो रहा होगा, वही अपन को फाइंड आउट करना है। तो चलिए कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकाल लेते हैं। कॉस्ट प्राइस कितने की बोली उसने कि भैया मेरे को शक्कर 50 रुपए की पड़ रही है, बेच कितने में रहा है 48 रुपए में। अब आप देखिए 1000 ग्राम के बजाय 900 ग्राम दे रहा है, मतलब जो उसको कॉस्ट प्राइस पड़ा वो कितने का पड़ा, 900 ग्राम का। उसने कितने रुपए दिए होंगे खरीदते वक्त, सिर्फ 900 ग्राम के ही रुपए दिए होंगे, लेकिन ग्राहक से वो कितने के ले रहा है, वो पूरे 1000 ग्राम के पैसे ले रहा है। मतलब सेलिंग प्राइस जो उसको मिल रही है वो 1000 ग्राम की मिल रही है। अब यहां पे आप क्या करो, जो भी कटे उसको काट दो, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ये यहाँ पे आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये जीरो से ये वाला जीरो अपन काट सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हो गया 9×5 = 45 और ये हो गया 48। मतलब 45 रुपए की चीज 48 रुपए में बेच रहा है। तो इसका मतलब 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है उसको, कितने पे, 45 रुपए पे। तो 3 रुपए का प्रॉफिट है 45 पे, मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहां से अपन उसका प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं। 3 से हो गया ये 15 बार में, 15 से कितनी बार में गया, 15 से 6 बार में होता है 90। तो 6 पॉइंट कुछ होएगा। एकमात्र ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कोनिकल टेंट है जो रेडियस ऑफ 7 मीटर। एक कोनिकल टेंट है कुछ इस तरीके का। कोनिकल टेंट बोलने का मतलब है कि कोन की शेप में। टेंट देखिए कैसे भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपने हमेशा टेंट को कोनिकल शेप में ही देखा हो, लेकिन बोला गया है कि कोनिकल है, इसका मतलब कोन की शेप में। इसका रेडियस कितना है, रेडियस है 7 मीटर का। एंड वर्टिकल हाइट कहने का मतलब है ये सीधी हाइट 24 मीटर की है। How many full bags of rice can be emptied in it if the space occupied by the rice in each bag is 2 मीटर क्यूब। कहना चाह रहा है कि इसमें कितने चावल की बोरियां आ जाएगी अगर हर चावल की बोरी जो वॉल्यूम घेरती है वो 2 मीटर क्यूब का घेरती है। तो देखो सीधी सी बात है, ये कोनिकल टेंट का वॉल्यूम अपन को निकालना है। कोनिकल टेंट का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई को डाल दिया 22/7, आर कितना है 7 इंटू 7 इंटू एच, एच मतलब हाइट। और इसको डिवाइड कर देंगे अपन एक बोरी के द्वारा घेरी हुई जगह से, तो अपन को पता चल जाएगा कि इसमें कितनी बोरियां आ सकती है। एक बोरी कितनी जगह घेरती है, वो घेरती है 2 मीटर क्यूब। तो देखो 7 से 60 गए, 3 से 8 बार में, फिर 2 से 11 बार में। तो क्या रह गया इधर, यहां रह गया 11 इंटू 7 8 56। तो 11 इंटू 56 करोगे तो 11 6 66 की 6 कैरी चला गया, 55 + 6 मतलब 61। तो 616 बोरी वहां पे आ सकती है इस कोनिकल टेंट में। एक व्यक्ति अपनी कार को 24 किलोमीटर तक 48 की चाल से चलाता है और अगले 1.5 घंटों के लिए वह 80 की चाल से चलाता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। एवरेज स्पीड अपन को निकालना है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अपन सब जानते हैं, क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। पूरी यात्रा का जो डिस्टेंस है उसको डिवाइड कर देते हैं पूरी यात्रा में लिए गए समय से। एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि जो यूनिट होती है वो सेम होनी चाहिए। जैसे अगर मैं डिस्टेंस किलोमीटर में ले रहा हूं और टाइम अगर मैं आवर में ले रहा हूं, तो एवरेज स्पीड काई में बनेगी, वो बनेगी किलोमीटर पर आवर में। इसी तरीके से अगर मैं टोटल डिस्टेंस किलोमीटर में ले रहा हूं लेकिन टाइम सेकंड में ले रहा हूं, तो एवरेज स्पीड बनेगी किलोमीटर पर सेकंड में। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में आपसे एवरेज स्पीड किलोमीटर पर आवर में पूछी जा रही है।
तो आपको जो फाइनल आंसर निकाल के देना है वो किलोमीटर पर आवर में ही निकाल के देना है। तो देखो टोटल डिस्टेंस सबसे पहले अपन यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले उसने बोला कि 24 किलोमीटर उसने कार से 48 की स्पीड से कवर किए, तो 24 किलोमीटर तो यहाँ पे हो गए। इसके बाद 1.5 घंटे और ड्राइव किया 80 की स्पीड से। यहाँ पे अपन को डिस्टेंस नहीं दिया गया, यहाँ पे अपन को कितना टाइम लगा और कितनी स्पीड से गया ये बताया है। तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है टाइम इंटू स्पीड। तो ये 1.5 घंटे को मैं 80 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे डिस्टेंस पता चल जाएगा। 1.5 इंटू 80 मतलब कितना हो गया? 120। अब ये जो है 120 आपका किलोमीटर में आया है, क्योंकि आप जब 1.5 आवर इंटू 80 किलोमीटर पर आवर करोगे तो यहाँ पे आप देखो आवर से आवर आपका कट हो जाएगा और 1.5 इंटू 80 आपका हो जाएगा 120 किलोमीटर टोटल टाइम। तो टाइम जो दूसरी बारी है उसमें अपन को बता रखा है कि 1.5 घंटे का टाइम लिया, लेकिन पहले जब उसने कार से ड्राइव की थी 48 की स्पीड से तब कितना टाइम लिया ये नहीं बता रखा। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रखा है कि 24 किलोमीटर 48 की स्पीड से गया, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हुआ 24, स्पीड हुआ 48, तो 24/48 करोगे तो कितना आ जाएगा? 0.5। तो ये सारा जो है नीचे का टाइम आवर में है और ऊपर की जो डिस्टेंस है वो आपकी किलोमीटर में है। तो 24 प्लस 120 मतलब 144/2। तो 2 से आप इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा? 72 किलोमीटर पर आवर। और जो आपको स्पीड है वो भी किलोमीटर पर आवर में ही निकालनी थी, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे किलोमीटर पर आवर की जगह मीटर पर सेकंड में स्पीड पूछी जाती तो फिर आपको इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना होता। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए अपन इस 72 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते तो अपनी जो स्पीड थी वो मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाती। क्योंकि आपको पता होना चाहिए 1 किलोमीटर पर आवर जो होता है वो इक्वल टू होता है 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो अगर किसी भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक डीलर ने 9,000 में एक वॉशिंग मशीन खरीदी। वह इसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और फिर भी 10% का लाभ अर्जित करता है। देखो एक डीलर है, उसने 9,000 में एक वॉशिंग मशीन खरीदी, वो अंकित मूल्य पे 10% की छूट देता है, फिर भी 10% का लाभ अर्जित करता है। देखो मान लेता हूं मैं कि जो अंकित मूल्य है वो 100 रुपए है। अब अगर वो अंकित मूल्य पे 10% का लाभ दे रहा है मतलब उसको सेलिंग प्राइस कितने का पड़ा भैया? 100 रुपए पे 10% की छूट दी तो कितने रुपए बचे? 90 रुपए बचे। मतलब सेलिंग प्राइस पड़ गया 90 रुपए। लेकिन बोल रहा है कि 10% की छूट देने के बाद भी 10% का लाभ हो रहा है। मतलब ये जो सेलिंग प्राइस है ये अगर मैं बात करूं तो कॉस्ट प्राइस से 10% ज्यादा है। मतलब ये सेलिंग प्राइस कितने रुपए की वैल्यू है? ये आप बोल सकते हो कि भैया ये 110 रुपए की वैल्यू है, अपन को फाइंड आउट करनी है 100 रुपए की वैल्यू। तो एक जीरो से तो एक जीरो अपना कट हो जाएगा, ये आ गया 900/11। अब यहाँ पे अपन को बोला गया है कि जो उसने वॉशिंग मशीन खरीदी थी वो 9,000 में खरीदी थी। इसका मतलब ये 900/11 की वैल्यू हो गई 9,000। देखो ये आप काट लो, 10 आ जाएगा, मतलब एक की वैल्यू आ गई 10 इंटू 11 110। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है? फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द मशीन। मार्क प्राइस अपन ने मानी कितनी थी? 100। एक की वैल्यू 110 है तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 100 की वैल्यू हो जाएगी 11,000। ऑप्शन नंबर ए, बस यही अपना आंसर है। विच नंबर अमोंग दीज इज नॉट डिविजिबल बाई 3? इनमें से कौन सा नंबर है जो 3 से डिवाइड नहीं करता? तो देखो 3 से डिवाइड नहीं करता, इसका देखने का सिंपल तरीका होता है कि सम ऑफ ऑल द डिजिट 3 से डिविजिबल नहीं होनी चाहिए। तो चलो अपन एक एक करके देखते जाते हैं। अब अपन सारी डिजिटों को जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्या करेंगे? 3-3 का जो पेयर बनता जाएगा उसको हटाते जाएंगे। तो जैसे यहाँ पे देखो एक 3 का पेयर बना, हटा दिया। 6 जो है वो भी 3 का ही पेयर होता है, 3 इंटू 2, तो उसको भी हटा दिया। फिर इसके बाद यहाँ पे अगर मैं देखूं तो 4 और 1 5, 5 और 7 12, 12 3 से डिविजिबल होता है, इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। अगले पे चलते हैं, 3 का पेयर है, हटा दिया। 6 3 का पेयर है, हटा दिया। 7 8 15, 15 और 4 19, 19 3 से डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब यही अपना आंसर है। आगे के दोनों ऑप्शन को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सिंगल करेक्ट है। अगर बी वाला आंसर हो गया तो सी और डी कभी नहीं हो सकता, तो इसलिए चेक करने की जरूरत नहीं है। अपने ऊपर इतना भरोसा रखो कि आपने जो निकाला है वो सही निकाला है।
चलिए आगे चलते हैं। टू सर्किल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली एट पी। तो देखो टचा टची का खेल चल रहा है, दो सर्किल कुछ एक्सटर्नली टच कर रहे हैं एक दूसरे को, इस तरीके से मान लेते हैं। ये इनका सेंटर हो गया एट पी, पॉइंट पी पे। ये जो पॉइंट है ये इसको बोला गया है पी पॉइंट। ए बी इज अ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट टू दी टू सर्किल। तो ए बी जो है वो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कुछ इस तरीके की बनाई जाती है, ए और बी, इफ एंड बी आर पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है। एंड एंगल पी ए बी इक्वल टू 65 डिग्री। चलिए बना लेते हैं। तो क्या बोला है, पी ए बी, मतलब ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल है 65 डिग्री का। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है एंगल ए बी पी, ये वाला एंगल आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो इस तरीके के क्वेश्चंस को करने का सिंपल सादा डायरेक्ट तरीका होता है। क्या तरीका होता है अपन सब जानते हैं, अगर आप नहीं जानते तो बहुत गलत बात है, जान लो। ये वाला जो एंगल होता है वो हमेशा 90 डिग्री के बराबर होता है। ये वाला एंगल 90 डिग्री का हुआ। ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है, तो ये दोनों मिला के भी 90 होंगे। 90 में से 65 गए तो कितने बचे, 25 डिग्री बचे। इसका मतलब ये कितने डिग्री का होएगा, 25 डिग्री का होएगा। सिंपल सवाल है, कुछ भी नहीं करना, ये डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप समझ सकते हो। बस आपको एक चीज मालूम होनी चाहिए कि ये वाला जो एंगल होता है ये 90 डिग्री का होता है। अगर ये बात आपको मालूम है तो इस क्वेश्चन को आप हवा में उड़ा सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। टू पर्सन्स स्टार्टेड रनिंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक साइमल्टेनियसली विद स्पीड्स ऑफ 20 एंड 30 इन अपोजिट डायरेक्शन। इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक इज 100 मीटर, देन फाइंड एट हाउ मेनी डिस्टिंक्ट पॉइंट दे विल क्रॉस ईच अदर। देखो इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं करने का डायरेक्ट सिंपल तरीका होता है, कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती। अपन को बोला गया है कि दोनों की स्पीड है 20 और 30 की, तो इनका ले लो रेशियो। 20 और 30 का अगर मैं रेशियो लूंगा तो रेशियो कितना आएगा, 2:3 आएगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं और पूछा जा रहा है कि ये कितने पॉइंट पे क्रॉस करेंगे, तो अपोजिट डायरेक्शन के केस में इन दोनों को ऐड कर दो, 2 + 3 5, यही अपना आंसर है। सिंपल ट्रिक है ये तरीका, अगर आपको मालूम है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुरंत आंसर लगाओ। और अगर बोला जाता कि भैया सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो सेम डायरेक्शन के केस में क्या करते हैं, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देते हैं, मतलब केवल एक बार क्रॉस करेंगे अगर सेम डायरेक्शन में चल रहे होते तो। लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं इसलिए कितनी बार क्रॉस करेंगे, 5 बार, 2 + 3 5। ठीक है, चलिए। A sari bought for 500 is marked at 16% profit and later on sold at a sales discount of X% on the mark price। देखिए एक आदमी है, उसने साड़ी 500 रुपए में खरीदी, ठीक है। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कितना हो गया साड़ी का, 500 रुपए। लेकिन अंकित मूल्य उसने 16% प्रॉफिट पे सेट करा। मतलब क्या हुआ कि इस कॉस्ट प्राइस पे जो 16% का प्रॉफिट मिलेगा उतना उसने मार्क प्राइस रखा। तो मार्क प्राइस कितना निकलेगा, 500 का 16% प्रॉफिट करने के बाद कितना हो गया, 116%। तो 116 इंटू 100, 116/100, तो 0 से 0 गया, 5 इंटू 116 मतलब कितना हो गया, 580। 16 पंजे 80 और 100 पंजे 500। चलिए आगे क्या बोल रहा है, एंड लेटर ऑन सोल्ड एट ए सेल्स डिस्काउंट ऑफ X% ऑन द मार्क प्राइस। और बाद में मार्क प्राइस पे X% का डिस्काउंट देके उसने बेच दिया। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द साड़ी इज 493, फाइंड द वैल्यू ऑफ X। तो सेलिंग प्राइस कितनी बताई गई है, 493। अब अपन को X की वैल्यू बतानी है। X क्या है, X परसेंटेज है मार्क प्राइस पे दिया गया डिस्काउंट। तो यहाँ पे कुल मिला के अपन को उसको डिस्काउंट परसेंटेज कितना है, कितना परसेंट का डिस्काउंट दिया गया है ये बताना है। तो कितना परसेंट का डिस्काउंट दिया गया है, 580 रुपए की चीज को मैंने 493 में बेचा, तो कितने रुपए का मैंने नुकसान किया, मैंने 87 रुपए का। कितने पे, 580 रुपए पे। तो बस यहाँ पे आप सोल्व कर लो, ये 0 से 0 गया, 2 से काट लो इसको, 2 से 29 बार में, 2 से 5 बार में, और 29 का ये 3 बार में हो जाता है, तो 5 3 15। इसका मतलब 15% का डिस्काउंट दिया गया है। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू हो गई 15। यही आपसे पूछा जा रहा है। अब आपने ध्यान दिया होगा इस क्वेश्चन में, तो ओवरऑल उसको नुकसान हुआ है क्योंकि 500 रुपए का उसने खरीदा था और बेचा कितने का, 493। मतलब उसको 7 रुपए का नुकसान है 500 रुपए में। तो अगर ये पूछा जाता आपसे
कि ओवरऑल उसको कितना परसेंट का लॉस या प्रॉफिट हुआ है, तो कितना आता 7/500 इंटू 100, मतलब 7/5, 1.4% का नुकसान हुआ। 32 छात्रों के एक समूह में औसत वजन किलोग्राम था, यहां पे कुछ छूट गया, औसत वजन 18.5 किलोग्राम था, ये 18.5 यहां पे आएगा, गलती से छूट गया, कोई बात नहीं। When 4 students left the group, the average came down to 15.5 kg. What was the average weight of those 4 students? तो देखिए 32 स्टूडेंट्स का एवरेज वेट अपन को दे दिया 18.5 किलो। अब बोला गया है कि 4 स्टूडेंट लेफ्ट द ग्रुप एंड द एवरेज कम डाउन टू 15.5 किलो। 4 बच्चों ने ग्रुप को छोड़ दिया तो एवरेज जो है वो 18.5 से घट के 15.5 पे आ गया। व्हाट वाज द एवरेज वेट ऑफ दोज 4 स्टूडेंट? तो उन 4 बच्चों का एवरेज वेट कितना रहा होगा ये अपन से पूछ रहा है। चलिए ठीक है, 32 बच्चों का 18.5 किलो एवरेज वेट है, तो टोटल वेट कितना हो गया 32 इंटू 18.5, ये हो गया टोटल वेट। अब आप देखिए 4 बच्चों ने जब ग्रुप को छोड़ा तो एवरेज कितना आ गया 15.5, मतलब 32 में से 4 गए तो कितने 28 बच्चों का एवरेज वेट दे दिया 15.5, तो टोटल कितना हो जाएगा 28 इंटू 15.5। अब जो 4 बच्चे थे जिनने छोड़ा उनका अपन एवरेज वेट मान लेते हैं x किलो, तो टोटल उनका कितना हो गया 4x। अब यहाँ पे भी 32 बच्चे हैं और यहाँ पर भी 32 बच्चे हैं, तो इन दोनों को मैं इक्वल कर सकता हूँ, तो यहाँ से x की वैल्यू अपन आसानी से निकाल सकते हैं, कोई बहुत मुश्किल सवाल नहीं है। तो देखो इसको सोल्व करने का भी एक तरीका है, डायरेक्ट सोल्व करने बैठोगे तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, डायरेक्ट नहीं करना। क्या करेंगे 18.5 में से 3 कम कर लेते हैं, इसको कर देते हैं 32 इंटू 15.5 प्लस 32 इंटू 3 मतलब 96 इक्वल टू 28 इंटू 15.5 प्लस 4x। अब आप यहां पे देखो, अगर ये 28 इंटू 15.5 को मैं उधर लेके जाऊंगा 15.5 कॉमन आ जाएगा, 32 माइनस 28 कितना रह गया 4, 15.5 इंटू 4 कितना आ जाएगा भैया 62, तो 62 प्लस 96 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू x। तो x की वैल्यू यहां से आप निकाल लो, आराम से आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितनी होगी x की वैल्यू अपने पास, चाहो तो यहाँ पे डायरेक्ट भी आप कर सकते हो कैंसिल आउट, 4 का एक बार में 4 पंजे 20, 4 चौको 20, सॉरी 4 पंजे 20 है ना, फिर इसको काटोगे 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 15.5 प्लस 24 मिला के कितना हो गया 39.5। बस यही आपका आंसर है, आसान सा सवाल है यार, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सीधा इक्वेशन बनाई आंसर आ गया। ओह, समय का पता ही नहीं चला, तब 10 सवाल खत्म हो गए। तो 10 सवाल को आप तुरंत क्यों एकदम चलते चलते भी कर सकते हो, तो इस तरीके के सवालों को जरूर करें, बहुत फायदा मिलेगा आपको। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।